जी कल था डेफिनेशन ऑफ नार्टन कंटेंट हम डिस्कस किया था। आज हमारा अगला जो हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई क्वेश्चन। वेट ऑफ सेल्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। ये टॉपिक इंटर रिलेटेड है। आप इससे पहले कहीं ना कहीं पे बॉटनी के अंदर इसका जिक्र आया हुआ है। किसी को याद है बॉटनी के रेफरेंस से? जी, किसी को याद रहा हो प्राइवेट क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है? सर वो जो उनके अंदर ड्राई वेट ऑफ प्रोटीन्स मतलब जैसे हम करते हैं, और इस तरह ड्राई वेट ऑफ नाइट्रोजन से जैसे पैसेज में लिखा हुआ है। नहीं, अब मैंने ये बॉटनी क्लास से सर पूछा है ना। मैंने अभी इसलिए पूछा है चूंकि बॉटनी में टॉपिक शामिल है ये वाला। ये लफ्ज ये टॉपिक बॉटनी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं देखना चाह रहा था कि आपको याद भी है, आपने या आपने प्रॉपर पढ़ा भी हुआ है या सर आपको पढ़ाया गया कि नहीं। वो जी जब हम प्लांट्स में से सारा वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं, डिहाइड्रेट हो हम्म, जाता है, तो हम्म। फिर उसका जो वेट होता है उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं। जी बिल्कुल, समिया के जवाब दुरुस्त है जी। अब उसकी रीज़न सुन लीजिए। याद रखिए कि चीज़ों को मैयर करने के बहुत से मेथड हैं। टेक्निकल लफ्ज़ है बायोमास। आई एम श्योर कि आपने बॉटनी की कॉलेज में बायोमास का नाम जरूर पढ़ा होगा। अब सबसे आसान चूंकि प्लांट को स्टडी करना बहुत ईजी होता है। आप जब चाहें पौधे को काट सकते हैं, आप उसको ड्राई बड़े आराम से कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। आपने एक जगह पे क्रॉप उगी हुई है या कोई भी पौधे उगे हुए हैं, आपने उसको आपने उसको जो है प्लांट्स आपने कट किए। काटते ही उसका जब वेट करेंगे तो वो उसका फ्रेश वेट कहलाएगा। आपने पौधे को काटा, अगर आपने उसी उसका वेट कर लिया तो वो फ्रेश वेट है। उस फ्रेश वेट में बहुत सा पानी है। अगर खेत को पानी दिया गया होता पहले से तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अगर खेत को पानी दिए ऊपर से ये 15 दिन हो चुके होंगे तो पौधों का वजन कदरे कम हो जाएगा, उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। यानी वो कंडीशन पे बेस करता है कि कैसे। अब आपने प्लांट काटे और उसके बाद आपने उसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखा, एक ख़ास टेम्परेचर पे रखा जिसने उसके सारे के सारे पानी को जो फ्री फॉर्म में था, देखिए जो कंबाइंड वाटर है वो नहीं, जो फ्री फॉर्म में वाटर है वो सारे का सारा उसमें से निकाल दिया, एवापोरेट कर दिया। अब जब आप उसका वजन करेंगे तो वो ड्राई वेट कहलाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोडक्शन अब जिस लिहाज से भी स्टडी करते हैं कितनी हुई है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं बैक्टीरिया की तरफ। ज़ाहिर है कि हर चीज़ की हर बैक्टीरिया की कुछ खूबियाँ भी होती हैं और उसकी बहुत सी खामियाँ भी होती हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया के हवाले से बात कर रहे हैं, उनको मेजर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब आपके पास बैक्टीरिया खासी मिकदार में मौजूद हो। यानी अगर बहुत बड़े बैक्टीरिया हैं तो उतने छोटे पैमाने पे उसका वजन करना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने बहुत बड़े पैमाने पे उनको ग्रो किया है, जैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे होती है ग्रोथ, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे उनको ग्रो किया जाता है। वहाँ पे तो बहुत आसान है। पर लैब में भी अगर आप फर्ज कीजिए एक पेट डिश के अंदर एक प्योर कल्चर को ग्रो कर रहे हैं और उसको स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन देते हैं जो प्रॉपर ग्रो करता है, तो पॉसिबल है कि आप वो मटेरियल कितने बैक्टीरिया हैं उनको देखें और वो आपकी जो सेंसिटिव बेइंग मशीन्स होती हैं उनके ऊपर उनको वे कर सकते हैं कि इसका कितना वजन है। फ्रेश बैक्टीरिया भी तैयार हो सकता है और फिर उसको स्पेसिफिक कंडीशन में रखते हुए ड्राई वेट उसका निकाल के उसको भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको याद रहा हो, कुछ जगहों पे आपकी इंटर लेवल की बुक्स के अंदर कंपैरिजन था बैक्टीरिया के सेल, मेमेलियन सेल और गालिबन ह्यूमन सेल का कंपैरिजन दिया हुआ था कि उसमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में होती है, पानी कितना होता है और बाकी चीज़ें कितनी होती हैं। किसी को जनरल स्टेटमेंट को याद रहा हो, पानी की मिकदार आमतौर पर कितनी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। यहाँ तीन जनरल बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली माइक्रोऑर्गेनिज्म में और एनिमल्स। प्लांट्स में कुछ फर्क आ जाता है। और कोई स्टेटमेंट याद रहा हो जी किसी को? चलो कोई बात नहीं। याद रखिए कि जनरल फिगर है 70%। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में अमूमी तौर पर
सर आपका माइक ऑफ है। नेट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी, जूम बंद हुआ था। जी क्या बात डिस्कस हो रही थी? ड्राई वेट बैक्टीरिया के हवाले से, जानवरों के हवाले से बात हुई थी कि आमतौर पर जानदारों में 70%, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, अप्रोक्सीमेट फिगर जनरल होती हैं मेजॉरिटी के लिए। पेल्जर को देखिए, पेल्जर ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसको चेक कीजिए, इसने कितना बताया पानी, और कीजिए कितना फर्क है दोनों में। पेल्जर के मुताबिक पानी 74% ऑफ ड्राई वेट, इसकी वर्डिंग मुख्तलिफ है, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है, याद रखिए। वर्डिंग के मुख्तलिफ होने की अदर रीजन हैं, वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल पेल्जर ने जो वर्डिंग की हुई है वो मुख्तलिफ किस्म की है कि ड्राई वेट का 74% जो है वो पानी हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखिए डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, याद रखिए कि जनरल में और पिन पॉइंट स्पेसिफिक में बहुत फर्क होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें पानी ज्यादा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें पानी की मकदार कम होंगी। वो बैक्टीरिया जो ज्यादा सख्त जान है, जिनमें स्पोर फॉर्मेशन का अमल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें आमतौर पर पानी की मकदार भी कम होती है। बहरहाल ये है जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका? सर कल के लेक्चर को लेके सर हम जो डाइल्यूशन टेक्निक है, डाइल्यूशन मेथड है हाँ जिसके हम काउंट करते हैं बैक्टीरियाज को, सर उसके अंदर हम इंडिविजुअल बैक्टीरिया को काउंट क्यों नहीं करते, हम कॉलोनी को क्यों काउंट करते हैं? इसका जवाब खुद अपनी जगह पे मौजूद है, आपने इसको उसको गौर से नहीं पढ़ा है। याद रखिए कि जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ये मुझे, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले मुझे एक लतीफ़ा सुनाना पड़ेगा। लतीफ़ा भी है, वाक़या भी है। जी सर। किसी जगह पे एक ज़्यादा ही पढ़े लिखे बंदे, ये अनवर मकसूद, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर मारूफ हस्ती हैं अनवर मकसूद। इस नाम के दो बंदे हैं, एक शायर है और एक राइटर है, जो दोनों ही टीवी पे बहुत ज़्यादा आते हैं, दोनों ही एज हैं। आई एम श्योर कि आप दोनों से वाकिफ होंगे। अनवर मकसूद वो शायर जो कि बड़ी मज़ेदार शायरी करते हैं और मज़ाहिया शायरी होती है, और जो अनवर मकसूद राइटर हैं जो ड्रामे भी लिखते रहे हैं, स्टेज शोज पे भी आते हैं, दोनों ही दानिशवर किस्म के लोग हैं। यानी एक याद रखिए कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो लोग टीवी पे आ रहे होते हैं या इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं, वो इंतहाई वाहियात किस्म के लोग होते हैं, लेकिन ये जिन दो लोगों का नाम दिया है, और जो खासतौर पर जो काबिल शायर हैं वो तो प्रोफेसर भी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है उनकी। और जो अनवर मकसूद साहब हैं ड्रामों वाले, अगरचे कि वो ड्रामे लिखते रहे हैं, लेकिन उनके ड्रामे और वो जो कुछ बातें करते हैं वो बहुत बहुत पढ़े लिखने वाली होती हैं, बहुत अच्छे लेवल बात पर चल रही होती है। नहीं, मुझे दोनों में से किसी का नहीं पता। चलो इसका मतलब है कि आप, बल मैं भी टीवी शाज़ नादर ही देखता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता टीवी देखने का, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे बंदे को वाकिफ होना चाहिए, जनरल नॉलेज की हद तक कम से कम आपको वाकिफ होना चाहिए चीज़ों से। बहरहाल वो अनवर मकसूद साहब जो स्टेज वाले हैं, उन्होंने अभी क्लिप थी बड़ी मज़ेदार उनकी, देखी मैंने। उन्होंने एक कमेंट पास किया था, कमेंट बहुत ही मज़ेदार है, कमेंट ये हकीकत है। एजुकेशन के हवाले से उन्होंने एजुकेशन पे तबसरा कर रहे थे जी, पाकिस्तान में ज़रा पढ़े लिखे लोग कम थे। जनरल मुशर्रफ ने उसने कब्जा किया हुकूमत पे और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। उसने और भी काम किए, लेकिन एक अच्छा काम भी कर दिया था। वो काम था जी, जो हमारे नुमाइंदे हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। और उसने ये तो शर्त लगा दी पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन पढ़े लिखों की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी उस पर गड़बड़ होगी। बहरहाल उसने बीए की शर्त लगा दी कि जी बंदा एमएनए बनने के लिए जरूरी है कि बंदा बीए हो। उसने बीए किया और रिजल्ट ये निकला जो कि अनवर मकसूद की वर्डिंग है जी, नेट पे भी मौजूद होगी बाहर, जो मेरे पास वो नेट से आई थी, कि उसके ऑर्डर के पास होने के तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर 342 लोगों ने बीए पास कर लिया, या बीए पास का मतलब बीए की डिग्रीज हासिल कर। अब सोचिए ये कैसे हुआ, और उसने क्या कहा? सर बेईमानी से। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और उस दौर में जो
आजकल आप जानते हैं कि हमें HEC डील करता है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कि अब यूनिवर्सिटीज को और हायर एजुकेशन को डील कर रहा होता है। उस वक्त जो इदारा था वो UGC के नाम से था, उसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब उन लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि एक बंदे ने BA पहले किया है, उसके बाद उसने FA किया है और उसके बाद उसने मैट्रिक। कुछ यूं की सूरत हाल भी सामने आई थी और उस इदारे को ही बंद कर दिया कि ये इदारा ठीक नहीं है, और एजुकेशन को सेंटर से निकाल के सूबों के हवाले कर दिया गया था 18वीं तरमीम के अंदर। ये इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बहरहाल हमारे यहाँ कुछ यूं के बड़े लिखे लोग हुकूमतों में आते हैं और महकमों को चलाते हैं। एक बहुत ही मशहूर मारूफ हस्ती के ज़माने में एक शिवपुरा से बंदा सेलेक्ट हुआ। अब उसने चूंकि पार्टी के लिए बहुत सी कमांड की थी, उसको वजीर बना दिया गया। वजीर बनने के बाद उसको जब महकमा दिया गया कि जी ये, तो वो जब दफ्तर में गया पहले दिन, सेक्रेटरी साहब ने फाइल भेजी तो उन्होंने कहा जी इसका क्या करना है, जी पढ़ने है, जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो फाइल नहीं पढ़ सकता हूँ। तो वो पहले सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, थोड़ा बहुत भी आता है। उन्होंने कहा जी हाँ सिर्फ मुझे अली बेग ये लिखनी आती है, कुछ कुछ आता है बस। उसने कहा जी आप इसके ऊपर सीन लिखते हैं। उसका मकसद था कि अली बेग मतलब इसको ABC भी आती होगी, सीन, उस सीन का मतलब ऐसी है कि मैंने इसको देख लिया और नीचे अपने साइन कर दें। उसने उर्दू में सीन लिखा, वो जो सीन शीन स्वाद वाला सीन होता है, और नीचे साइन करने आते थे, अपने साइन कर दिए। जब इस किस्म के लोग एक वजीर बन जाएगा महकमे का तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा। कुछ इसी किस्म के एक पढ़े लिखे बंदे को लगाया गया कि जी ये एनिमल्स काउंट करने हैं। उसने वो एनिमल काउंट से बकरियां थी, उसने पहले बकरियों की टांगें गिनी, कितनी टांगें हैं, उन टांगों को 4 पे डिवाइड किया और कहा जी यहाँ पे इतनी बकरियां हैं। ये है जी काउंटिंग मेथड, और उसके ऊपर एक डिस्कशन। याद रखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिविजुअल बैक्टीरिया को काउंट करना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये हमारा सेकंड मेथड था, आपने उस पर गौर नहीं किया। आप फिर वही बात है, एक चीज को जब पढ़ रहे होते हैं तो आप दूसरी चीजों को भूल चुके होते हैं। अपनी बुक निकालें जरा, गो टू योर बुक, कागज निकालनी है, जैसे सामने सामने ही है। जो सामने ही है। आपने सबसे पहले 125 पेज पे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट जो है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट जो है ये आपने करना है। ये हो गया पेज नंबर 125 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने इलेक्ट्रिकल न्यूमरेशन ऑफ सेल नंबर्स, ये वाला। तो देखिए कि जो ये इलेक्ट्रिकल है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे वो बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली। और मैं पहले कह चुका हूँ कि सिर्फ जो एडवांस लेवल की हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैब्स में इतने फंड नहीं होते हैं कि इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट परचेज किए जा सकें जिसकी वजह से इसको काउंट किया जा सके। जो डायरेक्ट काउंट आपने करना था माइक्रोस्कोप में देखते हुए, वो भी डायरेक्शन से ही पॉसिबल होता है, वो हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 125 पे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप काउंट, उसके लिए आपको वो काउंटिंग चैम्बर चाहिए होता है जिसमें हर खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया अगर वो तकरीबन 4-5 की इस रेंज में हो कि वो मेजरेबल होंगे, उनको देखा जा सकता हो, और वो भी आप फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं। अब जहाँ पे ये नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब है आप वहाँ पे वो डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते। अब आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हो गया। जब सीरियल डायरेक्शन कर रहे हैं, हम पहले बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करके ज़ाहिर के उसके बाद आपने उसको वो डाइल्यूट किया, और वो वाली आपने प्लेट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे मुनासिब तादाद में 30 से 300 जो काउंटेबल हो सके, ये जितनी कॉलोनीज हैं, और वहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में ये बैक्टीरिया सेपरेट हुए हैं और इन्होंने ये कॉलोनीज फॉर्म की। ये आप कह सकते हैं कि दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। और ये भी नोट कीजिएगा कि हमारे ज़्यादा मेथड इनडायरेक्ट हैं, हमारे पास डायरेक्ट मेथड बहुत ही कम है काउंट करने के। एस्टिमेशन एक बहुत आम सी चीज़ है, एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
और ये तो बिल्कुल वही बात आ गई, मुझे याद आया, इससे पहले जिसमें पॉइंट कर चुका आपने वहां पे गौर नहीं किया था। जो ग्रोथ कर्व के अंदर जो अपनी इक्वेशंस पड़ी हुई हैं और इवन जो ग्रोथ कर्व है हमारी, ये भी एस्टिमेशन होती है, ये एग्जैक्ट वैसे नहीं होती जैसी कि बनी हुई है। मैंने वो बना के दिखाई भी थी, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया हो। मैंने बताया भी था कि एक्चुअल में और इस डायग्राम में कितना डिफरेंस है, वो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। उसकी रीजन भी बता दी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस बेस पे ये डायग्राम ऐसी है, उसको कैसे होना चाहिए, और उसमें और जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी डिस्कस हो चुकी है। आप, मेरा ख्याल आपने वो लेक्चर प्रॉपर अटेंड नहीं किया होगा। जी, हमारी बात फिर दाना निकल गई है जी। वापस हमें अपने टॉपिक की तरफ जाना है। ड्राई वेट की मेजरमेंट के हवाले से इसमें एग्जांपल दी हुई है, एक्सप्रेस एग्जांपल इस पॉइंट के अंदर चेक कीजिए, वर्डिंग चेक करें। फॉर एग्जांपल द इंटरसेलुलर रिजर्व मटेरियल पॉली 8 hydroxybutyrate can accumulate in azotobacter at the end of the log phase of the growth and during the stationary phase, and finally can comprise up to 74% of the dry weight of the cell. अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक चीज को, एक पिन पॉइंट सेल को एक खास टाइम पे देख रहे हैं, तो वहां पे उसमें बहुत सा डिफरेंस आ सकता है। मैं इसकी एक और मिसाल देने लगा हूँ। ये पिन पॉइंट की बात होगी, जब हम चीज़ों को पिन पॉइंट करते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने स्नेल्स और क्लैम्स, यानी फाइलम मोलस्का और उसके मेंबर्स देखे हुए हैं और पढ़े हुए हैं, डिटेल से पढ़े हुए हैं। जब आप एक स्नेल का वजन करेंगे तो उसका अपना वजन कम होगा और उसके शेल का वजन ज्यादा होगा। जब आप उसकी केमिकल कमीशन को स्टडी करेंगे, जब हम ये कहते हैं कि एनिमल्स में इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, तो वो उससे मैच नहीं करेगी, वो बहुत सा वेरी कर जाएगी। और अकेला यही नहीं, बल्कि वो जितने के जितने आपके सारे के सारे हैं मोलस्का के मेंबर जिनमें शेल होता है, उन सब में यही सूरत हाल है। फाइलम मोलस्का के तमाम मेंबर्स की सूरत हाल तकरीबन एक जैसी ही है, उसमें कोई वो नहीं होगी, एक्सेप्शन नहीं होगी। क्योंकि उनमें शेल होता है। ये बिल्कुल ऐसे है, जब आप एक प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, दरख्त को स्टडी कर रहे हैं, दरख्त की बॉडी में सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है, और उस सेलुलोज के होने की वजह से उसमें जो बाकी केमिकल्स हैं उनकी मिकदार बहुत कम हो जाती है। जबकि आपको याद हो, अगर आपने वो कंपैरिजन जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, अगर हम बैक्टीरिया और एनिमल्स को देख रहे हैं तो उनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, पानी को छोड़ते हुए। पानी तो बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है, जो 15 से 18% हो सकती है। लेकिन जब आप प्लांट को स्टडी करेंगे तो उनमें सेलुलोज की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटीन की मिकदार बहुत ही कम हो जाएगी। प्लांट्स में प्रोटीन माशाल्लाह 1% से भी कम हो चली जाती है, जबकि एनिमल्स में और बैक्टीरिया में इसकी मिकदार 15 से 18% की रेंज में। ये हैं जी वो एक्सेप्शंस जो कि, और कॉम्प्लिकेशंस जो कि मुख्तलिफ जगहों पे पेश आ सकती हैं अगर हम किसी एक केमिकल को मेजर कर रहे हों। और इसका एग्जाम्पल के लिए जी, हमारा नेक्स्ट जो है हेडिंग इस सिस्टम है वो है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल चेंज प्रोड्यूस्ड ऑन कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगरचे ये टॉपिक आपकी बुक में उस तरह से नहीं दिया हुआ जैसे इसको होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मौजूद है तो हम उसकी तरफ जाने लगे हैं। हम जब बैक्टीरिया का अंदाज़ा लगा रहे हैं तादाद के लिहाज से, एक तो तक आपकी तादाद के लिए इसके मेथड हो चुके, दूसरा ये था कि हम इनडायरेक्टली मेजर करें, उसके मटेरियल को चेक करें, उसमें मटेरियल कितना है। तीसरा ये है हम उसकी एक्टिविटी को चेक करना चाह रहे हैं। मैं जो एग्जाम्पल बुक ने दी है उससे ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। दोबारा गौर कीजिए, मैंने जो वर्डिंग इस्तेमाल की है, मैं ज़्यादा इजी एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करूँगा पहले, फिर बुक की तरफ जाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जो सानो बैक्टीरिया है वो भी बैक्टीरिया है। श्योर? ठीक है कि नहीं? यू नो इट? और यस वो सर। जी, सिर्फ एक यस आया जी, मिसबा ने कहा यस, और बाकी क्लास से रिस्पॉन्स नहीं है कोई। आज फिर मारिया नहीं है, हसन नहीं है। चलें, और कुछ जवाब ही दे रहे हैं। चलें, फर्ज कीजिए आप स्टडी कर रहे हैं सियानो बैक्टीरिया को, जो बहुत अहम टाइप है बैक्टीरिया की।
आपके ख्याल में हम किस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? कोई आसान सा जवाब चाहिए मुझे। हम सियानोबैक्टीरिया की एक्टिविटीज का अंदाजा करना चाह रहे हैं, कैसे कर सकते सर रिपीट करें हम। किसका अंदाजा करना चाह रहे हैं? आवाज हैं? जी कट रही है सर। हाँ जी, वो चूंकि नेट में प्रॉब्लम चलती रहती है जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास सियानोबैक्टीरिया हैं, हम उनकी तादाद का अंदाजा लगाने के लिए उनकी किसी एक्टिविटी को स्टडी करना चाहते हैं। कौन सी एक्टिविटी है जिसकी बेस पे हम उनका अंदाजा लगा सकते हैं, ये थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, ये काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। सर कितने वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं और कितने उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और वैसे भी अगर यूज़ कर रहे हैं मतलब कंटेंट्स लाइक नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी होती है ये सारी। और जी, फरवा का जवाब इन सब जी, फरवा ने बहुत लंबा जवाब दिया है, लेकिन ये जो बाकी बैक्टीरिया में अप्लाई हो जाएगा, सियानोबैक्टीरिया के लिहाज से मैंने कुछ और इजी चीज़ मैं चाहता हूँ आपसे। आपने जवाब दिया, आपका जवाब ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिहाज से ठीक है, सियानोबैक्टीरिया के लिहाज से, एक्टिव के लिहाज से ठीक है। कोई और जवाब, यानी कोई और स्टूडेंट? नो आंसर। अक्सर आमना है कि नहीं आज? आमना नहीं है। जी मारिया, आपने ऑन किया था, कुछ कहना चाह रही हैं? सर उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की बेस पे। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। मारिया ज़रा कम कम ही जवाब देती होती है, आमतौर पर तो मारिया खामोश रहती है, बिल्कुल खामोश अक्सरियत की तरह से। बहरहाल जवाब दुरुस्त है। याद रखिए, अगर आप सियानोबैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो सबसे आसान मेथड ये होगा कि आप उसकी फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें पॉसिबल हैं, वो ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो CO2 कितनी यूज़ कर रहे हैं। हम इन दो चीज़ों को मेजर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक एक्टिव हैं, और जिस हद तक एक्टिव हैं ज़ाहिर है उसी से प्रोपोर्शनल उनकी तादाद भी होगी। अब जो फरवा का जवाब था, फरवा के जवाब में आ जाते हैं। फरवा का जवाब ठीक है, लेकिन मैंने पिन पॉइंट एग्जाम्पल की थी कि अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं इन जनरल, अगर हम बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो बैक्टीरिया किस रेट से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर रहे हैं उससे अंदाजा हो सकता है। या एक और तरीका भी है, तो वहाँ हम बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करते हैं, ऑल बैक्टीरिया डू रेस्पायर, मेजॉरिटी बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जब बैक्टीरिया रेस्पायर करते हैं तो वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। हम उनकी CO2 प्रोडक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदाजन कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं, और ये ज़ाहिर एस्टिमेशन होती है, और हमारे यहाँ बहुत सा काम चलता ही एस्टिमेट्स के ऊपर है। मैंने आपके सामने दो तीन जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस किया। मैं एक और एग्जाम्पल देने लगा हूँ। ये एग्जाम्पल भी एक्टिविटी बेस्ड की है, और ये बुक से थोड़ी सी हट के होगी। बुक का मतलब है जो बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक की बात हो रही है। माइक्रोबायोलॉजी में और भी बुक्स हैं। मैं एक नाम ले रहा हूँ, ये बात वैसे तो होना चाहिए था कि मैं सिर्फ बैक्टीरिया की मिसाल देता, लेकिन बाई चांस एग्जाम्पल आ गई है, ये फंगस से है। मैं एक नाम बोलूँगा, आपने उस नाम पे गौर करना है, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हैं, वो भी बाद में देखेंगे। लफ्ज़ है जी पी नोटेटम, पी फुल स्टॉप अंडरलाइंड नोटेटम। मैंने जानबूझ के नाम पूरा नहीं बोला है, एब्रिविएशन बोली है, तो गैस करेंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सर ये पेनिसिलियम जी बिल्कुल ठीक सर है। फंगस के बारे में। पेनिसिलियम नोटेटम वो मशहूर उन फंगस में शामिल है, चंद एक स्पीशीज में जिनसे पेनिसिलिन हासिल हो। अब ये जस्ट एग्जांपल है कि जैसे एक फंगस से, याद रखिए कि जब हम ग्रो करते हैं फंगस को, वो भी तकरीबन ऐसे ही ग्रो होते हैं जैसे हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे होते हैं। आपको याद होगा हम जब सेमेस्टर 7 में पढ़ा है हमने, तो हमने वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों को, चूँकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सारे ही शामिल हैं, लेकिन जो मौजूदा सेमेस्टर है ये स्पेसिफिक है बैक्टीरियोलॉजी, लेकिन जनरल माइक्रोबायोलॉजी में ये सारी की सारी चीज़ें ही शामिल होती हैं। और माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा वास्ट फील्ड है, बैक्टीरियोलॉजी स्पेसिफिक है। अब मैं एक और नाम लेने लगा हूँ। अब मैं मुझे
देखना पड़ेगा जी आप लोग कितना पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ते हैं और कौन कौन सिर्फ झक ही मार रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्टिनोमाइसीट्स? व्हाट आर एक्टिनोमाइसीट्स? जी ये हमारा नेट बंद होने वाला है जी, चूंकि टाइम खत्म हो रहा है। ये चंद सेकंड के अंदर 40 मिनट पूरे तो हो ये जाएंगे। बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिस। जी फॉर्म में ये बैक्टीरिया है जी, और ग्राम सर ये कुछ बैक्टीरिया टाइप है कोई चीज। जी 2 जॉब हो गए जी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया। 3 जॉब हो गए जी। राबिया आपने क्या कहा है? राबिया तुम सर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे। चलें क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है जी, बहुत से जॉब आ गए हैं। अब चूंकि टाइम नहीं सर रहा है जी, एक्टिनोमाइसिस फंगस है। जी अब बहुत से लोगों के बाद जॉब आया है। अब एक बंदे का जॉब सबसे मुख्तलिफ है, और इलामा इकबाल ने क्या कहा फंगस था? लाइक बैक्टीरिया है, इनमें माइसीलियम होता है। जी बिल्कुल ठीक है, दोबारा जी बात सर वजन कीजिए। सही कहा है। हाँ जी, मैं वही कहने लगा हूँ कि इलामा इकबाल ने कुछ यही कहा था, अगर आपको याद हो, कि जमहूरियत एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बंदों को तोलते नहीं है बल्कि गिनते हैं।